हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रामजी द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए नया विषय लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य का पतन और उसके पतन के लिए उत्तरदायी कारण। आप सभी को पता होगा कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का शीघ्र पतन अग्रसर हुआ और आगामी कुछ वर्षों में मुग़ल साम्राज्य की कमजोरियां सभी को परिलक्षित होने लगी। इस कड़ी में जब आप देखेंगे कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उसके 3 जीवित पुत्रों में इसके लिए संघर्ष प्राप्त हुआ। इन 3 जीवित पुत्रों में सबसे बड़ा शहज़ादा मुअज़्ज़म था जिसे शाह आलम की उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद शहज़ादा आज़म और शहज़ादा कामबख्श इस सिंहासन की सत्ता के लिए उत्तराधिकार के युद्ध में कूद पड़े। शाह आलम जमरूद में, शहज़ादा आज़म अहमदनगर के निकट और कामबख्श बीजापुर में महत्वपूर्ण पद पर काबिज थे। शाह आलम ने बिना समय गंवाए दिल्ली पर अधिकार कर लिया और स्वयं को बहादुर शाह के नाम से मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया। उसके पुत्र अजीम उस शान ने अपने पिता की आज्ञा से आगरा पर अधिकार कर लिया। देखेंगे कि जून 1707 ईस्वी में बहादुर शाह भी आगरा पहुंच गया। इस प्रकार आरंभ में बहादुर शाह के अधिकार में मुग़लों की राजधानी और उनका शाही खजाना, उसके महत्वपूर्ण प्रदेश उसके अधिकार क्षेत्र में आ चुके थे। वहीं आजम भी चुप नहीं बैठा हुआ था। आजम ने दक्षिण भारत में अपने को मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया था और आगरा की ओर प्रस्थान कर चुका था। उसका पुत्र बीदर वक्त अहमदाबाद में शीघ्र आगरा पहुंच चुका था, परंतु किसी कारणवश आजम ने उसे आगरा की ओर बढ़ने का आदेश नहीं दिया, जिससे आगरा में बहादुर शाह की हुकूमत और मजबूत होती चली गई। आजम अपनी सेना सहित आगरा के निकट जाजौ में आ चुका था। बहादुर शाह उसके मुकाबले के लिए तैयार बैठा हुआ था। बहादुर शाह ने अपने पिता की इच्छानुसार साम्राज्य को बांटने का प्रस्ताव रखा, किंतु आजम ने उसे अस्वीकार कर दिया और युद्ध का दोष उसके सिर मढ़ा जाने लगा। 18 जून 1707 ईस्वी को उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों शहजादों में युद्ध हुआ, जिसमें आजम शाह की पराजय हुई और वह युद्ध में मारा गया। सबसे छोटे शहजादे कामबख्श ने अपने को बीजापुर में मुग़ल बादशाह घोषित कर रखा था। उत्तर भारत की कुछ समस्याओं से निजात पाकर बहादुर शाह ने 1708 ईस्वी में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। उसने कामबख्श से भी समझौता करने का प्रयास किया, किंतु कामबख्श भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलकर उस समझौते को ठुकरा दिया, जिसके तहत 13 जनवरी 1709 ईस्वी को दोनों भाइयों में पुनः युद्ध हुआ। कामबख्श की यहाँ पराजय हुई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। अब दोनों चुनौतियों को समाप्त कर मुग़ल साम्राज्य का एक छत्र बादशाह बना बहादुर शाह। बहादुर शाह जब बादशाह बना तो उस समय उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। उसने किसी नवीन नीति को प्रतिपादित करने की अपेक्षा अपने पहले के शासन को दुरुस्त करने का कार्य किया। उसके शासनकाल में मारवाड़ की समस्या भी मुँह बाय खड़ी हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि मारवाड़ में उस समय दुर्गादास और अजीत सिंह ने विद्रोह किया हुआ था, किंतु 1708 ईस्वी में उन्होंने मुग़ल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। बहादुर शाह धार्मिक दृष्टि से औरंगज़ेब की तुलना में काफ़ी उदार था और वह यह विचार रखता था कि उदारता उसके साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान कर सकती है। किंतु यहाँ डॉक्टर सतीश चंद्र की बात ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने कहा है कि बहादुर शाह ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि ये माना जाए कि उसके शासन में धार्मिक उदारता की नीति अपनाई गई थी, अपितु यह अधिक नज़र आता है उसके कार्यों से कि औरंगज़ेब की नीतियों में उसने कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जो पहले से चले आ रहे थे।
वहीं अगर बहादुर शाह की राजपूत नीति देखें तो वो भी अस्थिर प्रतीत होती है। औरंगजेब की भांति उसने भी अपने अधिकार में उनको बनाए रखने की चेष्टा की, किंतु इन सभी में वह असफल रहा। तत्कालीन राजपूत राज्य जैसे उदयपुर के राजा अमर सिंह, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और अंबर जयपुर के राजा जय सिंह, जिन्हें शहजादा आजम ने सवाई मिर्ज़ा राजा जय सिंह की उपाधि प्रदान की थी, से संबंध अस्थिर प्रकृति के मौजूद थे। आरंभ में अजीत सिंह और जय सिंह ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु बहादुर शाह ने जोधपुर और अंबर को अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। परंतु जब वह कामबख्श से युद्ध करने में दक्षिण भारत में व्यस्त था, तो उसी समय अजीत सिंह और जय सिंह ने अमर सिंह के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध पुनः युद्ध प्रारंभ कर दिया था। वहीं अगर सिखों का विद्रोह देखें तो बंदा बैरागी इनके लिए नया सिरदर्द बना हुआ था। बहादुर शाह ने उस समय राजपूतों से समझौता कर लिया और अजीत सिंह और जय सिंह को उनके राजधानियां जोधपुर और अंबर को वापस कर दी थी। और यहीं पर देखने वाली बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकार के युद्ध बहादुर शाह का साथ दिया था। इस कारण बहादुर शाह को सिख विद्रोह की कोई आशंका न थी। परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के प्रायः 1.5 वर्ष बाद ही पूर्वी पंजाब में सिखों का विद्रोह शुरू हो गया था और इस विद्रोह के प्रमुख नेता बंदा बैरागी थे। बंदा बैरागी एक योग्य सेनापतित्व गुण से सराबोर थे और उनमें गुरु गोविंद सिंह के लिए विशेष आस्था थी। उन्होंने अपने को सच्चा बादशाह घोषित किया। इसके साथ ही स्वयं की टकसाल भी चलाई और एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया। बहादुर शाह ने सिखों के विद्रोह को दबाने हेतु राजपूतों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तत्परता दिखाई। उसने उस विद्रोह को दबाने के आदेश पर अपने अधिकारियों को दिए और कहा कि स्वयं वो उपस्थित रहेगा पंजाब में और इस विद्रोह को समाप्त करने का कूच की जाए। बंदा बैरागी जब पकड़े गए तो उन्होंने पकड़े जाने से पूर्व गोरिल्ला युद्ध पद्धति से मुगलों को काफ़ी परेशान कर रखा था। वहीं मराठों के प्रति भी इनकी नीति अस्थिर थी। आप देखेंगे कि किस प्रकार जुल्फ़िकार खां के परामर्श पर आजम शाह ने संभाजी के पुत्र साहू को मुग़ल छावनी से जाने का अवसर दिया। उसका सोचना था कि साहूकार के जाने से महाराष्ट्र में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और उस समय जो शासिका के रूप में ताराबाई शिवाजी द्वितीय को मराठा छत्रपति घोषित कर दिए थे, उनमें आपसी द्वंद्व उत्पन्न होगा। 1708 ईस्वी में साहू ने अपने को मराठा छत्रपति घोषित कर दिया और ताराबाई के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई पराजित हो गई और बहादुर शाह का जो झुकाव था वो साहू की तरफ ही था। दोनों के पक्षों में सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार और चौथ के अधिकार को लेकर के समझौता नहीं बन पाया और यहाँ पे मराठों की समस्या जस की तस बनी रही। मराठे मुग़ल सीमाओं पर अतिक्रमण और आक्रमण करते रहे, जिससे एक गर्व परंपरा का शुभारंभ हुआ। साहू ने मुग़ल आधिपत्य को आरंभ में तो स्वीकार कर लिया, किंतु बहादुर शाह ने स्पष्ट उसे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया, जिससे उसके सरदारों ने मुग़लों के अधीनस्थ शासकों की सीमाओं पर आक्रमण करने की गलत परिपाटी को प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बहादुर शाह ने मराठों की भी समस्या को बहुत ज़्यादा हद तक नहीं संभाल पाए। बहादुर शाह की एक और गंभीर भूल थी। वो भूल कामबख्श की पराजय के पश्चात दक्षिण भारत की सूबेदारी जुल्फ़िकार खां को प्रदान करने की थी, जो मीर बख्शी के महत्वपूर्ण पद पर पहले ही आसीन था। एक अमीर को इतना बड़ा पद और उसके साथ ही दक्कन की सूबेदारी किसी की भी नीयत खराब कर सकती है। वहीं सबसे पहले जुल्फ़िकार खां ही वो व्यक्ति था जिसने 1708 में दक्कन को स्वतंत्र सूबे के रूप में सोचने का विचार रखा।
फरवरी 1722 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हुई और उसके द्वारा किए गए अपने प्रशासकीय कार्यों में अनभिज्ञता के कारण उसे शाही बेखबर की उपाधि से भी पुकारा जाता है। बहादुर शाह का अगर हम मूल्यांकन करें तो बहादुर शाह एक उदार शासक के रूप में माना जाता है और ये एक अंतिम मुग़ल बादशाह है जिसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। उसने सभी अमीरों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। उसने सभी पक्षों के साथ मिलकर के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर काम किया, किंतु उसे किसी भी योजना में सफलता प्राप्त नहीं हुई। बहादुर शाह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को पुनः बंद कर दिया। बहादुर शाह ने सिखों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहिब को खिल्लत और उच्च मनसब प्रदान किया। इतिहासकार सर सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुगल सम्राट है जिसके संदर्भ में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इतिहासकार खफी खान ने कहा कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाहे बेखबर कहने लगे थे। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह और उसके बाकी 3 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध फिर से प्रारंभ होता है। जहांदार शाह के अतिरिक्त उसके 3 पुत्र अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जमान शाह के बीच सिंहासन के लिए युद्ध होता है। असद खां के पुत्र जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांदार शाह इस उत्तराधिकार के युद्ध में विजय हुआ और 51 वर्ष की आयु में वह मुग़ल बादशाह बना। उसने असद खां को वकील ए मुतलक और जुल्फ़िकार खां को वज़ीर के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। ये दोनों बाप बेटे ईरानी दल के प्रमुख अमीर नेता थे और ये अमीरों का जो अभिजात वर्ग था उसको प्रतिनिधित्व करते थे। जहांदार शाह मूर्ख और विलास प्रिय शासक सिद्ध हुआ। वह 15 वर्ष की आयु से लाल कुंवर नाम की एक वेश्या से बुरी तरह आसक्त था। उसने लाल कुंवर को शाही महल में रखा और उसके रिश्तेदारों को उच्च पद प्रदान किए। राज दरबार में उसने नाचने गाने का भी प्रबंध कर दिया था। उसके समय शाही खजाना खाली होता गया और सेना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आर्थिक संकट काफ़ी बढ़ चुके थे। वज़ीर की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही थी, जिसके कारण शाही दरबार में अमीरों के वर्ग में गुटबंदियां भी प्रारंभ होने लगी थी। वज़ीर जुल्फ़िकार खां ने उदार नीतियों को प्रारंभ किया और उसने हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए जजिया कर को समाप्त किया। उसने राजपूत शासकों को विश्वास में प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए। उसने अंबर के शासक जयसिंह और जोधपुर के शासक अजीत सिंह को उच्च मनसब और उपाधियां प्रदान की। वहीं अंबर के शासक जयसिंह को मालवा और जोधपुर के शासक अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी प्रदान की गई। अजीत सिंह को सोरठ, पालीताना और ईडर की फौजदारी भी दी गई। इसके साथ ही इंद्र सिंह को नागौर और राज सिंह को रूपनगर भी प्रदान किया गया। उसने ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय को भी मनसब प्रदान किया और साहू को अपने अधिकारों का निर्णय मुग़ल बादशाह से कराने का भी प्रयत्न कराया। उत्तराधिकार के युद्ध में चूड़ामन जाट ने अजीमुशान का साथ दिया था, किंतु युद्ध के बाद उसको जहांदार शाह की ओर तरफ से माफ़ी प्रदान की गई और उसको भी मनसब दिया गया जो मुग़ल सेना में शामिल हुए। छत्रसाल बुंदेला को भी पहले की भांति संतुष्ट रखा गया और वह मुग़ल शासक के प्रति वफादार बना रहा। बंदा बैरागी के विद्रोह को निस्संदेह दबाने का प्रयत्न किया गया, किंतु गुरु गोविंद सिंह के दत्तक पुत्र
अजीत सिंह को मान्यता प्रदान करके सिखों को संतुष्ट करने का प्रयास भी किया गया। जुल्फ़िकार खां ने कई नीतियों को अपना करके कई असंतुष्ट वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया और साम्राज्य के प्रति वफादार बनाए रखने का भी प्रयास किया, जो एक वज़ीर के लिए काफ़ी लाजमी है। किंतु उसकी शक्तियों में वृद्धि के कारण उसके विरोधी उससे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे थे। उसने अपने धाए भाई कोकल ताश के अधिकारों में भी वृद्धि की, जिसने दरबार में ऐसे व्यक्तियों के दल का गठन किया जिसका उद्देश्य था बादशाह की शक्ति बादशाह के हाथों में रहे। इसके अतिरिक्त दरबार के अमीरों का तुरानी गुट भी जुल्फ़िकार खां से ईर्ष्या करने लगा था। इस तुरानी गुट का नेतृत्व अगर कहें तो गाजी उद्दीन खां के पुत्र चिनकलिज खां, जिसे निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, उसने और मेन उसका भतीजा मोहम्मद आमीन कर रहे थे। फ़र्रुखशियर के विरुद्ध जहांदार शाह की पराजय का कारण जुल्फ़िकार खां के प्रति कोकल ताश का असहयोग और चिनकलिज खां और मोहम्मद अमीन का युद्ध में तटस्थ रहना था। जहांदार शाह प्रायः 10 माह ही शासक के रूप में रह सका। उसके मृत भाई अजीमुशान के पुत्र और बंगाल के सह सूबेदार फ़र्रुखशियर ने अब गद्दी पर अपना दावा पेश कर दिया था। फ़र्रुखशियर कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, किंतु उसकी चालाकी और कूटनीति के कारण वह महत्वपूर्ण पद पर काबिज हुआ। पटना के सह सूबेदार सैयद हुसैन अली खां और उसके बड़े भाई तथा इलाहाबाद के सह सूबेदार सैयद हुसैन अली, जो बाद में सैयद अब्दुल्ला खां कहलाया, की सहायता उसे प्राप्त हुई। इतिहास में इन्हें सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है और किंग मेकर की भूमिका के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण परिवर्तन आगे आने वाले समय में किए। फ़र्रुखशियर की सहायता इन्होंने की और अब राज सिंहासन पे फ़र्रुखशियर विराजमान हो गए थे। फ़र्रुखशियर का टाइम पीरियड 1713 से लेकर 1719 तक माना जाता है। हम फ़र्रुखशियर पे आगे बढ़ें उससे पहले कुछ जहांदार शाह के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दे लेते हैं। जैसा कि खफ़ी खां ने इनके संदर्भ में लिखा है कि नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों और नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल था। इसके अलावा इनके संदर्भ में मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर मिला कि इसकी वसूली मुग़ल अधिकारी करेंगे, बाद में वो उन्हें सौंप देंगे। सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह की हत्या कर दी। लोग इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं फ़र्रुखशियर के संदर्भ में। जैसा कि पहले बताया गया है कि सैयद बंधुओं की सहायता से सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली ने फ़र्रुखशियर को 11 जनवरी 1713 में बादशाह के पद पर बैठाया और यही वो किंग मेकर आगे आने वाले कई वर्षों पे मुग़ल शासन पे छाए रहे। इन्होंने दक्षिण भारत की जो सूबेदारी थी वो हुसैन अली को प्राप्त हुई। एक व्यक्ति अथवा एक परिवार के व्यक्तियों को 3 बड़े पद पहले ही प्रदान किए जा चुके थे। यद्यपि ऐसा नहीं था कि सैयद भाइयों ने राज्य के सभी उच्च पदों पर अपना एकाधिकार बनाए रखने का प्रयत्न किया हो, अपितु उसके उलट उन्होंने अन्य बड़े अमीरों को भी बड़े बड़े पद देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया था, ताकि साम्राज्य की शक्ति बढ़ी रहे और साम्राज्य के विघटन को रोका जा सके। स्वयं फ़र्रुखशियर ने सैयद भाइयों के हाथों में कठपुतली बनने से इनकार कर दिया था और उसकी नीतियों का विरोध किया था। उसके विरोधी अमीरों को उच्च पद प्रदान किए और विभिन्न षड्यंत्र करके उनको नष्ट करने का प्रयत्न किया, किंतु अपनी अयोग्यता के कारण वह अपने प्रयत्नों में सफल ना हो सका। सैयद भाइयों ने उसे सिंहासन से हटाकर अपनी इच्छानुसार बादशाहत में परिवर्तन किए और इससे बादशाह के सम्मान में काफ़ी कमी आई।
वज़ीर का पद प्रभावशाली बन गया। दरबार में अमीरों की गुटबंदियाँ बढ़ती चली गईं। फ़र्रुखशियर अधिक से अधिक केवल सैयद बंधुओं का कठपुतली बना रहा। फ़र्रुखशियर कुचक्रों से असंतुष्ट होकर उसके वज़ीर अब्दुल्ला खां ने अपने भाई और दक्षिण के सूबेदार हुसैन अली को दक्षिण से दिल्ली बुलाया। हुसैन अली ने अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए मराठा छत्रपति साहू से एक संधि की और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मराठा सैनिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा। फ़र्रुखशियर ने तब भी समझौता नहीं किया और अपना जीवन बचाने के लिए हरम में शरण ली। वहीं से उसे नंगे पैर और नंगे सिर घसीट कर निकाला गया। पहले तो उसे अंधा कर दिया गया, बाद में कैद में उसकी मृत्यु एवं हत्या कर दी गई। फ़र्रुखशियर के समय एक प्रमुख घटना सिख विद्रोह की समाप्ति भी थी। 1716 ईस्वी में बंदा बैरागी सफलतापूर्वक मुग़लों का प्रतिरोध करता रहा। उसने लाहौर के सूबेदार इस्लाम खां को भी एक युद्ध में पराजित किया। फ़र्रुखशियर ने इस्लाम खां के स्थान पर जकारिया खां को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उसके स्थान पर बंदा बैरागी का पीछा किया और अंत में गुरदासपुर नामक स्थान पर उसे घेर लिया। बंदा बैरागी ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1716 ईस्वी में विभिन्न यातनाओं को देकर बंदा बैरागी की हत्या कर दी गई। फ़र्रुखशियर के समय एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना मुग़ल बादशाह और सैयद हुसैन अली की 1719 ईस्वी में छत्रपति साहू से संधि थी। इसके कारण मराठे प्रथम बार दिल्ली आए और दिल्ली की राजनीति की दुर्बलता को समझे। इसने भविष्य के इतिहास को प्रभावित किया। फ़र्रुखशियर द्वारा अपने खिलाफ किए जा रहे षड्यंत्र का पूर्वाभास होने पर सैयद बंधुओं ने मराठा नेता साहू के सहयोग से 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को फ़र्रुखशियर की गला दबाकर हत्या कर दी। मुग़ल वंश में इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फ़र्रुखशियर के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फ़र्रुखशियर से किया था। फ़र्रुखशियर के समय और मोहम्मद शाह रंगीला के बादशाह बनने से पूर्व बीच में दो अल्पकालीन समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर मुग़ल सम्राट बने। उसमें से रफ़ी-उद-दौला शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण कर मुग़ल सिंहासन पर बैठा, जो सबसे कम समय के लिए दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला मुग़ल शासक हुआ। और वहीं रफ़ी-उद-शान के पुत्र रफ़ी-उद-दर्जात 1719 में सैयद बंधुओं के सहायता से दिल्ली सत्ता पर बैठा और ये सबसे कम समय 3 माह तक शासन किया। इसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई और मुग़ल सम्राट ने सबसे कम समय तक शासक के रूप में ये सिद्ध हुआ। इसके बाद रफ़ी-उद-दौला, जैसा कि मैंने पहले बताया, शाहजहाँ द्वितीय के नाम से अगला शासक बनता है, जो रफ़ी-उद-दर्जात का बड़ा भाई था और ये भी 3.5 महीने तक ही गद्दी पर रहा और इसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठते हैं। 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठते हैं। इनका पूर्व मूल नाम रोशन अख्तर है, जो मोहम्मद शाह के नाम से 28 सितंबर 1719 में दोनों भाइयों की सहायता से दिल्ली में अपने पद पर आसीन होते हैं। अपनी अत्यधिक विलासितापूर्ण प्रवृत्ति के कारण रंगीला की उपाधि से विभूषित हुए। 1 वर्ष के भीतर ही ये सैयद बंधुओं से ऊब गए थे और षड्यंत्र में उनकी हत्या करवा दी गई। इस षड्यंत्र के जो प्रमुख लीडर थे वो हिंदुस्तानी दल के नेता चिंकलिज खां थे, जिन्होंने निज़ामुल मुल्क के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं इन सैयद बंधुओं के पतन के संदर्भ में। सैयद बंधु भाइयों का पतन अगर देखें तो मोहम्मद शाह के सिंहासन पर बैठने के 1 वर्ष के बाद ही प्रारंभ हो गया था। इनकी शक्ति से पहले से ही कई गुट इनसे परेशान थे और तुरानी दल के नेता चिंकलिज खां ने इस दल का नेतृत्व किया।
एक दिन हुसैन अली खां को छुरे से हत्या कर दी गई। जैसी ही ये सूचना सैयद अब्दुल्ला खां को प्राप्त हुई, उसने शाही परिवार के एक शहजादे इब्राहिम को दिल्ली में बादशाह घोषित कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला की शाही सेना के साथ उत्तर भारत की ओर बढ़ा और उसने आगरा के निकट एक स्थान पर सैयद अब्दुल्ला को बुलाया और वहां उन दोनों का युद्ध हुआ। इसमें सैयद अब्दुल्ला पराजित हुआ। इब्राहिम और अब्दुल्ला को कैद कर लिया गया। यह घटना लगभग 1720 ईस्वी की है। 2 वर्ष के बाद अब्दुल्ला खां को जहर देकर मार दिया गया। इस प्रकार दोनों भाइयों का पतन अग्रसर हुआ। बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय विभिन्न प्रांतीय राज्यों का भी स्वतंत्र अस्तित्व सामने में आया, जिसमें निज़ामुल मुल्क चिंगिस खान ने दक्षिण में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। वहीं 1724 ईस्वी में इन्होंने पूर्णतः दरबार के षड्यंत्रों से पीछा छुड़ाकर दक्षिण भारत में ही स्वयं को समेट लिया। वहीं मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने, अवध में शहादत खां उर्फ बुरहानुल मुल्क ने और वहीं भरतपुर में बदन सिंह, इस तरीके से रोहिलों में बंगश पठान इत्यादि स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ी। इसी की समय 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेनाएं अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई दिल्ली तक आ खड़ी हुई। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अब पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के समय एक अन्य महत्वपूर्ण घटना और घटी, जिसे हम नादिर शाह के आक्रमण के रूप में जानते हैं। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ। नादिर शाह फारस का शासक था, जिसे ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। 14 फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरीके से पराजित हुई। फिर भी निज़ामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए हर्जाने के बदले नादिर शाह को वापस भेजने के लिए राजी कर लिया। किंतु अवध के नवाब शहादत खां और बुरहानुल मुल्क ने नादिर शाह को ये सलाह दी कि वो यहाँ रुके और वह उसको लगभग 20 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराएगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। 57 दिनों तक दिल्ली में नादिर शाह ने अत्यधिक कत्लेआम मचाया और लगभग 20,000 के आसपास कत्ल का आंकड़ा आता है जो नादिर शाह ने वहाँ उत्पात मचाया। नादिर शाह जाते समय तख्ते ताऊस जो शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था ले गया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली था, उसने भी 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। कुल 5 लगभग 7 आक्रमण मिलते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर किए। वहीं अगर शहादत खां बुरहानुल मुल्क की बात करें तो अपने जो 20 करोड़ का लालच दिखाया था नादिर शाह को पूरा न कर पाने के कारण अवध के नवाब ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया जो असफल रहा और पुनः 1749 में पंजाब पर आक्रमण कर वहां के सूबेदार को पराजित कर दिया। इसी प्रकार अन्य युद्धों में भी उसने मुग़ल शासकों को सेनाओं को पराजित करता रहा और 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद अगला शासक अहमद शाह के रूप में 1748 से 1754 के बीच देखने को मिलता है। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरगंज को अपना वज़ीर नियुक्त किया। इसके साथ ही हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि भी प्रदान की। अहमद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत पे हुआ और अब्दाली ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण 1767 ईस्वी में किया। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों पे सूबेदारी रोहिला सरदार नजमुद्दौला को दिया था, जो मुग़ल साम्राज्य का मीर बख्शी भी था।
अहमद शाह के समय राजमाता ऊधमबाई के नाम से प्रसिद्ध महिला प्रशासनिक कार्यों में बहुत हस्तक्षेप करती थी। उसे बिला ए आजम की उपाधि प्राप्त थी। मराठा सरदार मल्हारराव के सहयोग से इमादुल मुल्क सफदरगंज को अपदस्थ कर मुग़ल साम्राज्य का वज़ीर बन जाता है और 2 जून 1754 ईस्वी के पास इमादुल मुल्क ने अर्थात खुद के वज़ीर ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि से दूसरे शासक को बैठाया और अहमद शाह की हत्या कर दी। आलमगीर द्वितीय अपने वज़ीर इमादुल मुल्क का कठपुतली बना रहा और उसकी दुर्गति भी अपने वज़ीर के द्वारा हत्या के रूप में सामने आई। आलमगीर के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 1754 से लेकर 1759 के बीच का रहा। अब बात करते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय का समय 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक रहा और ये दिल्ली सम्राट के रूप में एक तरीके से नाम मात्र का ही शासक रहा। कई बार ये मराठों, अमीरों, औरंगजेब के हाथ की कठपुतलियाँ ही बना रहा। 1764 में बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दे रहा था। बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत यह अंग्रेज़ों का पेंशन याफ्ता बन जाता है। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया के पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली में मुग़ल सिंहासन पर बैठाते हैं। वहीं 1780 में देखेंगे रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम को अंधा कर दिया और 1806 ईस्वी में शाह आलम की हत्या कर दी गई। इससे पहले शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो चुका था। शाह आलम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय राज सत्ता पर बैठता है और उसका समय 1803 से लेकर 1837 ईस्वी का रहता है। अकबर द्वितीय के समय महत्वपूर्ण बात करें तो ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह था और इसके साथ ही अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपनी पेंशन के संदर्भ में उन्हें इंग्लैंड भेजा। अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के नाम से 1737 से 1757 ईस्वी तक शासक और 1862 ईस्वी तक निर्वासित जीवन बीतकर रंगून में अंतिम समय लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जफ़र नाम से उपनाम से शायरियाँ लिखते थे। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का नेतृत्व करने के कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें निर्वासित कर दिया और 1862 ईस्वी में इनका इंतकाल रंगून में हो गया। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख बातों की मुग़ल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में तो यदुनाथ सरकार का एक स्टेटमेंट याद आता है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कारण जिनके कारण मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। उसमें प्रमुख कारणों में कुछ इस प्रकार हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने ऊपर बताया कि किस प्रकार इतिहासकारों का एक धड़ा जो ये मानता है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन जो है उसमें धार्मिक, राजपूत और दक्कन की नीति काफ़ी जिम्मेदार है जो औरंगजेब द्वारा अपनाई गई। उसमें प्रमुख इतिहासकार यदुनाथ सरकार, SR शर्मा और लिवरपूल जैसे हैं। वहीं दूसरे इतिहासकार जिन्हें हम मार्क्सवादी इतिहासकारों की श्रेणी में रख सकते हैं, सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अर्थर अली, सिरीन मसूवी, इनका मानना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन में और भी महत्वपूर्ण कारण हैं जिनमें आर्थिक कारण काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। अब अगर कुछ महत्वपूर्ण कारणों की बात करें तो वो इस प्रकार हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की कठोर नीतियाँ, औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, यूरोपियों का भारतीय राजनीति में प्रवेश, मुग़ल दरबार में होती गुटबंदी, अमीर वर्गों का उत्तराधिकार के नियम ना होना अतः उत्तराधिकार के युद्ध, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, विभिन्न होते संघर्ष, चाहे वो जाटों के हों, मराठों के हों या सिखों के हों, नवीन राज्यों का उदय, मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम का अभाव, उनमें खामियां,
आर्थिक दिवालियापन, मुग़ल साम्राज्य की दुर्बल होती सैन्य व्यवस्था, मुग़ल साम्राज्य का व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व पर निर्भर होना, उत्तर पश्चिम सीमा से विदेशी आक्रमण, खासकर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के, इस प्रकार के विभिन्न कारण मुग़ल इतिहास और मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रहे। जे.एन. सरकार के अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा था कि मुग़ल साम्राज्य और इसके साथ भारत में मराठा आधिपत्य इसलिए समाप्त हुए क्योंकि भारतीय समाज मूल रूप से ही सड़ा हुआ था और यह सब इनकी सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता में स्पष्ट था। देश अपनी रक्षा नहीं कर सकता था, राजतत्व पूर्णतः भ्रष्ट और अकर्मण्य हो गया था, अभिजात वर्ग स्वार्थी, अदूरदर्शी, भ्रष्ट, अदक्ष था और राजकीय सेवाओं में विश्वासघात का बहुमूल्य था। इसी क्षीणता और भ्रांति के वातावरण में हमारा साहित्य, कला और सत्य धर्म सभी लोप हो गए। वहीं अगर हम विलियम ओवेन की बात करें तो उन्होंने कहा कि जितना अधिक मैं इस कालखंड को पढ़ता हूँ उतना ही अधिक मुझे विश्वास हो जाता है कि साम्राज्य का पतन यदि एक ही नहीं तो मुख्य कारण सैनिक अदक्षता जरूर थी। वहीं सिडनी ओवेन का विश्वास था कि मुग़ल साम्राज्य के पतन सम्राटों की भ्रष्टता के कारण हुआ। डॉक्टर सतीश चंद्र की बात करें तो मुग़ल साम्राज्य के विघटन के लिए उन्होंने मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के जो व्यापक परिणाम थे उन पर प्रकाश डाला। डॉक्टर इरफान हबीब ने विभिन्न विद्रोहों जिनके कारण मुग़ल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था और 17वीं-18वीं शताब्दी में उसके धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों पर प्रकाश डाला, जिसके कारण उन्होंने व्यापक कारण बताए जिससे मुग़ल साम्राज्य का